Hello everyone. We are here having Ocean Sharma, who's a selected candidate of Himachal Administrative Services and has secured 17th rank last year. और जहाँ तक मैं रिकॉल कर सकता हूँ कि 2016 से she has started her journey and as I could recall कि मेरे को पहली क्लास भी याद है. Ocean was sitting in my class और environment की क्लास थी वो, जिसमें in the very first class she was very prepared और she remembered all the Ramsar sites in the very first class और वो beforehand जो है prepared रहती थी हमेशा अपनी classes के लिए. तो this is my first memory of Ocean Sharma. तो हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस भी किया था कि हम टॉपर्स से डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन करवाएंगे, जिसमें यू विल गेट एन फेयर आइडिया कि प्रिपरेशन कैसे की जाए और क्या पूरा प्रोसेस, क्या पूरा तरीका, क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए जब हम इस एग्जामिनेशन को अप्रोच करते हैं. तो हियर वी आर हैविंग ओशन शर्मा और ये जो है अपने ही पूरी एक्सपीरियंस, अपनी पूरी जर्नी को आपके साथ शेयर करेंगे. तो ओशन, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू द एस्पिरेंट ऑफ हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. प्लीज ओशन, गो अहेड. Thank you so much, sir, for having me. Sir, last year I got lucky and I got selected as BDO, and I was posted as BDO Nagrota Surya, that is in Kangra. Right now, sir, I am project director, come district mission manager of National Rural Livelihood Mission, and currently I am serving there in Kangra itself. And I'm really happy that you're having me today. Thank you. All right, Ocean. Ocean, just give a brief introduction about your family, what your parents do, and from where you have done your academic qualifications, और कहाँ exactly आपका जो है home town हिमाचल में रहता है? Sir, I have my roots from I have my roots in Bharmor. All right. Again, it is in Himachal only. So I'm a Gaddi at heart and by caste also. Sir, my mother and father, both of them, they're already into government services. Currently, my mother is PA to Settlement Officer Kangra, or my father is Naib Tehsildar. He's also in Kangra itself. And my sister, she is a bank PO and she's in PNB. And I have a little brother as well, and he's doing LLB BCom from Punjab University. And we are from sir Shimla. अगर मैं बात करूं, क्योंकि मेरी स्कूलिंग और मेरी पैदाइश वो सब कुछ शिमला की ही है, तो I have spent a major chunk of my life in Shimla itself. And after 12th, I came to Dharamshala. That is my native place. My family settled here. And वही सर MBBS में selection नहीं हुआ, so I got BDS in IGMC, but I decided to go for journalism. तो ये मेरी पहली preference थी. But again, things took a very different turn, and I took admission in Government Degree College, Dharamshala. So this is how things happened. All right, Ocean. अच्छा, जैसे जनरली इस एग्जामिनेशन में जब हम देखते हैं कि कोई ना कोई ऐसा स्पार्क रहता है, कोई ना कोई ऐसा ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है या कैटलिस्ट है जो आपको इस एग्जामिनेशन की तरफ अट्रैक्ट करता है, या लाइफ में शायद कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है कि आपको लगता है कि यस, आई शुड गो फॉर दिस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. कुड यू रिकॉल कि जो है आपके साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ, कोई ऐसा वाकया हुआ, या जो है किस चीज ने आपको इस एग्जाम की तरफ आकर्षित किया? सर, अगर मैं ये बोलूं कि बचपन से मेरा सपना था, तो ये साक्षात झूठ होगा. ये मेरा कोई सपना कभी भी नहीं था. मैं सपने से, बचपन से मुझे ये दिमाग में डाला गया कि यू आर गुड इन स्टडीज, आप डॉक्टर बन जाओ. तो मेरा एक नेचुरल इंक्लिनेशन जो है वो यही रहा कि 11वीं में जो है वो बायो रखना है. एंड आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन फॉर दैट. लेकिन सर वही चीजें हैं कि फिजिक्स पे मेरा फोकस कम रह गया, और जिस चीज को भी हम डरते हैं ना और सोचते हैं कि चलो हो जाएगा, तो वो वाला एटीट्यूड की वजह से मुझे पहला झटका जिंदगी में तब लगा कि जब मेरा एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ और मुझे बीडीएस मिला. तो वो मेरा पहला झटका था. उसके बाद मैं कॉलेज आ गई, जर्नलिज्म का ख्वाब रह गया, और कॉलेज में एक सिंपल बीएससी मेडिकल की स्टूडेंट में बन के रह गई. लेकिन मेरे अंदर सर एक वो चीज जरूर थी कि कुछ ना कुछ जिंदगी में करना है. तो जो वो स्पार्क होता है, मुझे लगता है वो एकदम नहीं आता. बड़ा ही प्रोसेस है, बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है. जब आपको लोग बोलते हैं कि आप अपने पोटेंशियल, आप में बहुत पोटेंशियल है. माय टीचर्स यूज्ड टू ऑलवेज से, चाहे वो स्कूल में, चाहे वो कॉलेज में, जब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्ट लेती थी, डिबेट्स एंड डेक्लेमेशंस, माय टीचर्स यूज्ड टू से, ओशिन, देयर इज अ स्पार्क इन योर आईज, यू नीड टू नर्चर इट. समझ नहीं आता था सर क्या करना चाहिए.
बट जब मैं पीयू गई मास्टर्स इन केमिस्ट्री के लिए, तो मुझे लगा शायद मैं एक रिसर्च स्टूडेंट बन के रह जाऊंगी और 5 साल बाद पीएचडी की डिग्री होगी मेरे हाथ में और शायद डॉक्टर ओशन बन जाऊं, वैसे ना बनी तो वैसे बन जाऊं। पर सर डेस्टिनी हैड सम अदर प्लान्स। मास्टर्स में पढ़ाई ही नहीं की अच्छे से, तो वो जो एक वैक्यूम अंदर रह गया ना सर कि मैं अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रही हूँ, वो चीज शायद मुझे रोज आईना दिखाती थी। और यही रीजन था कि मैं अपनी कोचिंग सेंटर में डेमो क्लास लेने पहुंच गई जहां आप भी थे। तो दिस इज हाउ थिंग्स हैपेंड, और एक बार वो डेमो क्लास शुरू हुई सो देयर वाज नो लुकिंग बैक। Right. Yes, I could recall ki how hardworking Ocean was during her preparation days, and she always come prepared. She always come prepared in the class. This is my memories of Ocean Sharma. अच्छा, Ocean, अगर जैसे हम इस पूरी जर्नी में भी देखते हैं कि आपने एक्सपीरियंस भी किया है कि कहीं ना कहीं जो है कहीं ना कहीं मोटिवेशन कहीं खत्म होने लग जाती है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोसेस है, जर्नी है, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, और वो डाइवर्सिफाई हैं। आप मेडिकल स्टूडेंट रही हैं, सब्जेक्ट्स आर्ट्स के आपने पढ़ने पड़े। तो इस पूरी जर्नी में कोई, जैसे हम कहते हैं कि पीयर ग्रुप रहता है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता है, कॉन्स्टेंटली इमोशनल सपोर्ट होता है कि वो बैकिंग देते रहते हैं, है ना, आपको मोटिवेट करते रहते हैं। तो आप, हाउ वर योर एक्सपीरियंस कि आपके कोई दोस्त हैं जो आपको लगातार मोटिवेट कर रहे थे, बैक कर रहे थे, या पेरेंट्स हैं जो लगातार इमोशनली बैकिंग कर रहे थे, कि हु वर हेल्पिंग यू टू रियलाइज दिस ड्रीम? सर ऑफ कोर्स कोई एक इंसान तो नहीं होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लोग होते हैं जो आपको रोज कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। मेरी जिंदगी में सर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इंसान रहा है तो वो मेरी ममा रही हैं और मेरी सिस्टर। तो इतनी बार फेलियर्स देखे हैं सर, लेकिन माय मदर वाज ऑलवेज लाइक डोंट गेट डिसहार्टेंड, है ना, आप फेल हुई हैं, आप फेलियर नहीं है। तो ये जो एक फर्क है दोनों चीजों में ना सर, फेल और फेलियर का, ये मेरी माँ ने सिखाया मुझे। एंड आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ हर एंड आई रियली वुड लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक हर, क्योंकि मैंने आज तक उनको थैंक यू नहीं बोला कहीं। बट चलो, दिस दिस कुड बी द राइट प्लेटफॉर्म और एग्जैक्टली मीडियम। सर, दिस इज हाउ चिल्ड्रन आर, यू नो, वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं हो पाता है दिस इज पेरेंट्स के हाउ साथ। पेरेंट्स आर। Exactly. So I would really like to thank her and my sister also. मेरी बहन हमेशा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट रही है बचपन से, मतलब वो होता है ना एक्स्ट्रा स्मार्ट एंड समय से पहले मैच्योर इन एवरीथिंग। तो उसको देख के भी काफी ज्यादा मुझे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती थी कि दिस इज हाउ पीपल शुड बी। एंड ये दो लोग तो ऑफ कोर्स रहे हैं। माय फादर आल्सो, माय फादर ही प्लेड दैट रोल एक क्रिटिक का। अब वो हम जो पढ़ते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन में कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, सो वो जो रोल अगर इंस्टीट्यूशनलाइज हुआ है तो वो मेरे पापा हैं। जब मैं एग्जाम्स नहीं क्लियर होते थे तो उनका एक डायलॉग होता था, बचपन से पढ़ना चाहिए था, बचपन से पढ़ना चाहिए था। मैंने कभी उस चीज को दिल पे नहीं लगाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अभी तो घर पे एक इंसान कह रहा है, बाहर शायद दुनिया कहती होगी कि देखो इतने साल से प्रिपेयर कर रहे हो। और मेरे साथ में जो आपके प्लेटफॉर्म से भी जुड़े इतने एस्पिरेंट्स है जो इसे देखेंगे, दे वुड फील दिस थिंग कि नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना जिगर जो है वो बहुत स्ट्रांग रखें। और एक चीज जो आपको मोटिवेट करती है सर, वो है आपकी जिद। जिद्दी हो जाओ, बाकी सारी की सारी सारे सारे एट्रीब्यूट्स जो है वो अपने आप जुड़ने लगते हैं सर। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। All right. That's a very good words for the aspirant who are undergoing this examination, और जो अभी प्रिपेयर भी कर रहे हैं, शायद वो सीख पाए कि पैशन इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एग्जामिनेशन। वो पागलपन, वो शायद जिसको आप जिद कह रही हैं, तो वो तो बहुत आवश्यक है। ठीक है। अच्छा, एक मेरे को बात बताओ उशिन, कि जनरली ये एक धारणा भी है, कंसीडर किया जाता है, ऑल्दो मेनी ऑफ द एस्पिरेंट आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट इट इज जनरली कंसीडर्ड कि दिस एग्जामिनेशन इज फॉर एलीट्स, है ना। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि एक सिविल सर्वेंट में, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि जिद होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, कि आप क्या देखते हैं कि जो एस्पिरेंट है उसमें और क्या एट्रीब्यूट्स हों, या क्या वो क्वालिटीज हों कि वो इस एग्जामिनेशन को क्लियर भी करे, और इन फ्यूचर जॉब के अंदर भी आपके वो एट्रीब्यूट्स आपको हेल्पफुल रहें, कि तो क्या एट्रीब्यूट्स आप देखते हैं? सर पहले तो मैं इसी शब्द से स्टार्ट करूंगी, जिद यानी पैशन। मेरा मानना है अगर आप किसी चीज के लिए जिद्दी हैं तो जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं आपकी, आप आपकी मेहनती, आप मेहनत है, इंटीग्रिटी है, आपका पैशन है उस चीज के लिए, क्लैरिटी है, फोकस है, डिटर्मिनेशन है, मुझे लगता है सर वो जो परफेक्ट रेसिपी है वो अपने आप बनने लगती है। और परसिवरेंस एक बहुत बड़ा फैक्टर है सर, जो मेरे को ऐसा लगता है कि हार नहीं माननी। अभी अपनी प्रोफेशनल पिछले 9 मंथ से, जैसे मैं एज अ वीडियो नगरोटा सूर्या थी,
तो इतनी सारी चीजें वहां पे हुई हैं, छोटी 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 छोटी, बट बहुत एक बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा, और मैं रोज कुछ ना कुछ सीखती थी। तो ये कुछ क्वालिटीज है जो मुझे लगता है आपको प्रेपरेशन के समय भी जो है वो आपको मदद करती हैं, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं तो वहां पे भी जो है आपको जो क्वालिटीज हैं वो मदद करती है। तो मुझे सबसे राइट। इम्पोर्टेंट जो है, मेरा जो एपी सेंटर रहता है सर, वो पैशन का रहता है। आई एम अ पैशन ड्रिवन पर्सन, एंड बाकी क्वालिटीज जो है वो अपने आप उस चीज को जो है वो अट्रैक्ट करती हैं। ऑलराइट, ऑलराइट, ऑलराइट ओशन। अच्छा, इस पूरी प्रिपरेशन में क्योंकि लंबा प्रोसेस भी है और हमने पहले डिस्कस भी किया कि अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, बहुत डाइवर्सिफिकेशन है सब्जेक्ट में। एक तरफ इतिहास है जो आपका ऑप्शनल भी रहा है, ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी है, इकोनॉमी भी है। तो जब इतने सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो डू यू सी कि ये सारे सब्जेक्ट कहीं ना कहीं आपको पर्सनल लाइफ, आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक अच्छा व्यक्ति बनाने में, एक मैच्योर व्यक्ति बनाने में, एक समझदार व्यक्ति बनाने में हेल्प करते हैं, या कहाँ पे ये एप्लीकेशन है इन सारे सब्जेक्ट्स की? जी सर, सर इस चीज का आंसर देने से पहले, एक जो पीछे आपने आंसर वो क्वेश्चन मुझसे पूछा कि क्या ये एग्जाम इलीट के लिए है, तो डेफिनेटली या मेरा या जवाब ना है। ये इलीट के लिए नहीं है सर। अगर मैं इलीट होती, या मेरे जैसे और भी बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, तो ये वो लोग हैं शायद जो 60-70% लेके पास हुए हैं। आप मैक्सिमम हम जो सक्सेस स्टोरी सुनते हैं या टेड टॉक सुनते हैं, तो उनमें ये वही लोग हैं जो मैक्सिमम बैक बेंचर्स हुआ करते थे और जिनको टीचर से ज्यादा उम्मीद नहीं होती थी। मैं सर एवरेज स्टूडेंट रहूंगी, मैं खुद को बहुत ज्यादा होशियार स्टूडेंट नहीं मानती, बट मुझे यही लगता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो वही वाली बात है सर, पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिश करती है। So definitely not elite centric exam, but very very genuine लोगों के लिए एग्जाम है जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। So this is my answer for that. दूसरा आपने ये पूछा कि जो ये सब्जेक्ट्स हैं हमें किस तरह से हेल्प करते हैं। सर आज का टाइम जो हम देखते हैं, इतना पोलराइज्ड वर्ल्ड है। ऑफ कोर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन आई विल नॉट गो टू द फार एक्सट्रीम्स कि ऐसा है वैसा है, बट वी कैन सी, हम अखबार खोलते हैं और कितनी सारी चीजें हैं। मुझे लगता है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन आपको एक माइक्रोस्कोप या लेंस देने में मदद करती है, जिसके थ्रू आप ये परसीव कर पाते हैं कि मुझे एक्सट्रीम एंड पे नहीं जाना। आई एम नॉट अ लेफ्टिस्ट, और आई एम नॉट अ कम्प्लीटली, मैं राइटिस्ट भी नहीं हूँ, है ना। एक जो सेंट्रलिस्ट अप्रोच आती है हर चीज के मामले में। सो इफ यू विल टॉक टू एनी यूपीएससी एस्पिरेंट जो एक जेन्युइन एस्पिरेंट है, वो हमेशा किसी भी चीज के बारे में बड़ा ही न्यूट्रल और बड़ा ही शांत उसका रिप्लाई होता है, दैट इज वेरी डिप्लोमेटिक, प्लेजेंट टू द इयर्स। यस सर। डिप्लोमेटिक सो रिप्लाई रहेगा। एग्जैक्टली डिप्लोमेटिक रिप्लाई होता है, एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट्स आपको जो है वो बड़ा ही डाइवर्सिफाइड और वाइड होराइजन कर देते हैं आपकी सोच का। हम जो बोलते हैं कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखो, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो मेरे को लगता है आपका सोचने का नजरिया भी वैसा ही जो है वो बन जाता है। दिस इज हाउ इट हेल्प्स। और वो बन भी जाना चाहिए यस, आपको। बन भी ऑलराइट, जाना चाहिए। ऑलराइट, ऑलराइट। हिस्ट्री वाज योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, है ना? तो हाउ कुड यू, ये तो हमने बात करी कि जो शायद जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं और ये पूरा जी प्रोसेस है, ठीक है, जिस प्रोसेस में आप सीखते हैं जनरल स्टडीज में सीखते हैं। जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, क्योंकि जब आप ऑप्शनल पढ़ते हैं तो ऑप्शनल आप बहुत लेंथ में पढ़ते हैं, बहुत ब्रेथ में पढ़ते हैं। तो हिस्ट्री एज एन ऑप्शनल, जो कि बहुत एक खूबसूरत सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इतने ज्यादा उसके अंदर, क्योंकि पॉलिटिकल हिस्ट्री भी उसका एक पार्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री भी उसका एक पार्ट है, समाज की जी हिस्ट्री भी एक है। तो ये हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में, है ना, कि आप क्या सीख पाते हैं इस सब्जेक्ट से? तो प्रोफेशनल लाइफ में तो यही है कि देर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और देर आर नो परमानेंट एनिमीज। आप प्रोफेशनल लाइफ में रोज इतने लोगों से मिलते हैं, इतने लोग आपके पास आते हैं, और कभी गुस्से में आते हैं तो कभी शांत आते हैं, बट आपको वही वाला फेस जो है, एक बड़ा ही काम और न्यूट्रल सा फेस रखना पड़ता है। और यही चीज जो है मुझे कहीं ना कहीं हिस्ट्री ने सिखाई है कि कोई गुस्से में आ रहा है तो आप ये मत सोचिए कि वो मुझसे नफरत करता है। हम हमें ये सोचना चाहिए, इनफैक्ट ये नौकरी आपको ये दिखा देती है, ये सोचने में मजबूर करा देती है कि शायद वो एक बहुत ही मजबूरी से आया है, बहुत गांव में दूर पैदल चल के वो पता नहीं कैसे बस पकड़ के मेरे पास आया है। तो अगर वो गुस्सा भी कर रहा है तो मेरा काम यहाँ पे आग में घी डालने का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको आराम से बिठा के पानी पिलाने का होना चाहिए सर। तो ये कहीं ना कहीं मुझे हिस्ट्री के प्रोसेस ने समझने में मदद किया है। पर्सनली अगर मैं बात करूं सर, तो हिंदुइज्म एज अ फिलोसफी मेरे को बहुत ज्यादा इंट्रीग करती है। वो मुझे हिस्ट्री ने समझाया है कि जिस हिंदुइज्म के बारे में आज हम बात करते हैं कि बहुत ही कट्टर हो गया है, फंडामेंटलिस्ट हो गया है, असली हिंदुइज्म ये नहीं था सर। असली हिंदुइज्म वही था जो दयानंद सरस्वती ने कहा, लेट्स गो बैक टू वेदास, जो सारे ढोंग और पाखंडियों से बिल्कुल अलग था,
जो एक रिफॉर्म के बारे में बात करता था, इगैलिटेरियनिज्म के बारे में बात करता था। तो ये फिलॉसफीज मुझे ऐसा लगता है धीरे धीरे मैं इम्बाइब कर रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो ये हिस्ट्री ने मुझे काफी हद तक एक इंक्लूसिव और समझदार इंसान बनने में आई वुड से मदद की है। सर समझदारी वेरी ऑफ ट्रू, कोर्स इट इज इन द वेरी ट्रू, प्रोसेस। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, हम देखते हैं जैसे यू वर दी सिविल सर्विसेज यूपीएससी एस्पिरेंट, है ना, और यू आल्सो बिलोंग टू हिमाचल प्रदेश। तो जब आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और आपने जब हिमाचल की तैयारी की, क्या आपने ये दोनों प्रोसेस इनिशियली ही पैरेलल कर दिए थे कि जब आपने यूपीएससी में कदम रखा तो आपने क्या सोच लिया था कि मैं हिमाचल में भी काफी पेपर क्लियर करूं, या ये प्रोसेस थोड़ा सा लेट स्टार्ट किया हिमाचल को लेके, या एज अ एस्पिरेंट, है ना, जब आपने इसको क्लियर भी किया तो एज अ एस्पिरेंट आप क्या देखते हैं कि कैसे इस प्रोसेस को स्टार्ट करना चाहिए, और दोनों यूपीएससी एंड हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को हाउ एन एस्पिरेंट कुड मैनेज देम साइमल्टेनियसली? नहीं सर, जब मैंने शुरुआत की तो मेरा फोकस तो पहले तो मास्टर्स में लगे झटके से निकलने का ही था। तो ऑफ कोर्स यूपीएससी की प्रिपरेशन ही शुरू की गई। यूपीएससी भी नहीं बोलूंगी सर, सब्जेक्ट्स को समझने की कोशिश थी मेरी। जैसे आपने भी शुरुआत में कहा कि मैं पहले ही प्रिपेयर होके आ जाती थी, क्योंकि मुझे ये सब इतना इंटरेस्टिंग लगता था। जैसे आपने रामसर साइड का एग्जाम्पल दिया, मुझे पता था कि विनय सर की क्लास है कल, और हमें ये पता था कि आप ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो मेरा वो स्ट्रैटेजी हमेशा रही कि एक बार खुद पढ़ लो, दूसरी बार टीचर पढ़ा दे, और तीसरी बार रिवीजन हो जाए। तो आप एक ही चीज को राइट। 3 बार पढ़ लेते हैं सर। सो ये है। जहां तक बात है सर स्टेट सर्विसेज की, तो स्टेट सर्विसेज फोकस नहीं था। और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हिप्पा भी है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट शिमला में। इतने सारे बच्चे उसको उसका ख्वाब लेते हैं, सपना लेते हैं, क्योंकि हमारे माइंड में तो ऑफकोर्स लबासना ही कहीं ना कहीं फीडिंग किया हुआ है ना। तो लेकिन सर सीसैट जो है, फर्स्ट टाइम में सर मेरा जीएस में काफी अच्छा स्कोर था। आई रिमेम्बर 120 अराउंड, थैंक्स टू ऑल द टीचर्स एंड यू आल्सो। लेकिन सीसैट was something I ignored it. अब सर ये डर 10वीं का डर था कि मैथ्स में आई वाज नॉट गुड, बट डर काफी नहीं होता है सर, उसको उसको ओवरकम करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज वो जिंदगी भर के लिए जो है वो सीमेंटिफाई हो जाता है। सो 2 साल मुझे झटके लगे। उसके बाद माय मदर वाज लाइक कि नाउ यू शुड आल्सो गो फॉर स्टेट सर्विसेज, क्योंकि हो सकता है कि मैथ्स का शायद लेवल यूपीएससी में थोड़ा ज्यादा आता है और स्टेट सर्विसेज में कम आता है। सो बात मान ली मैंने अपनी मम्मा की, और मैंने मैंने एग्जाम दे दिया। तो सर फर्स्ट टाइम में ही मेरा जो है हिमाचल वाला भी जो है वो क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से मैं मेंस नहीं दे पाई थी। दूसरा आपने ये पूछा कि जो ओवरलैपिंग है इनमें, डेफिनेटली सर ओवरलैपिंग है सब्जेक्ट्स में, क्योंकि काफी सब्जेक्ट सेम है। हिमाचल में आपको जो एक चीज पढ़नी पड़ती है एक्स्ट्रा, वो ऑफ कोर्स हिमाचल की जो स्पेसिफिक हिस्ट्री है या पॉलिटी है या ज्योग्राफी है। और सबसे अच्छी बात हिमाचल सर्विसेज की है कि लिमिटेड से सोर्सेज हैं। लिमिटेड से सोर्सेज है पढ़ने के लिए, और लिमिटेड से सोर्सेज है क्वेश्चन पूछने के लिए भी। सो वी शुड रियली कैश इन। ऑलराइट, ऑलराइट, कि हिमाचल को तो जो है आधार बनाया जा सकता है जो एटलीस्ट हिमाचल से बिलोंग करते हैं, क्योंकि डेफिनेटली सर। जैसे आप देखते हैं कि बहुत जल्दी ये एग्जामिनेशन क्लियर किया भी जा सकता है अगर डेडिकेटेड फोकस हिमाचल पे डाला जा जी सके, जी है ना, तो हम बिल्कुल। जो है फिर स्टेप वाइज अपने को अपग्रेड कर सकते हैं इस जी एग्जामिनेशन के अंदर। जी। राइट, अच्छा, इट वाज सो मच ऑफ एकेडमिक, है ना, तो अच्छा, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स, जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन ऐसी है कि इंट्रीक है और कहीं ना कहीं आपको एग्जॉस्ट भी कर देती है, आपके फिजिकली भी मेंटली भी एग्जॉस्ट करती है, तो व्हाट, जैसे हॉबीज को माना जाता है, जो हॉबीज हैं वो कहीं ना कहीं आपको लाइट अप करती हैं, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो लाइट अप करते हैं, तो व्हाट वर योर हॉबीज ड्यूरिंग दीज डेज व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, और कैसे ये आपको जो है एक लाइटर फेज में ले जाती थी और रिलैक्स करती थी आपकी ब्रेन एक्टिविटी को, तो व्हाट वर योर हॉबीज एंड हाउ यू हैज यूज्ड देम? सर ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कई लोगों का मानना है कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो टाइम टेबल बना लिया जाए कि 10 घंटे पढ़ना है, उसके बाद यहाँ खाना है, इनफैक्ट इतने बजे ब्रश करना है, टॉयलेट करना है एंड एवरीथिंग। बट आई एम नॉट दैट पर्सन। मैं थोड़ा सा बिलीव करती हूँ कि हर चीज इंपॉर्टेंट है। तो सर मेरा जो प्रेपरेशन का फोकस होता था वो वीकली या मंथली या ईयरली नहीं है, क्योंकि नोबडी नोज कितने साल लगने वाले हैं। राइट, राइट, माई फोकस यूज टू बी वन डे, एक दिन, कि आज दिन में मुझे क्या क्या करना है। सो मैं पढ़ाती भी थी, क्योंकि दैट वाज इम्पोर्टेंट। बहुत सारे एंगल से इम्पोर्टेंट था वो मेरे लिए। मैं पढ़ाती थी, उसके बाद लाइब्रेरी। बट शाम के समय मैं अपने लिए कम से कम 2 से ढाई घंटे जो है मैं निकालती थी। उसमें या जिमिंग कर ली या फिर डांसिंग ऑफ कोर्स मेरी हॉबी मेंशन भी है एग्जाम में। एंड सेकेंडली पेंटिंग्स ऑल्सो।
कुछ स्केच ही कर लिया है, कुछ बना दिया, एज वी से डुडलिंग, बैठ के कुछ भी स्केच बना लिया, सो दैट इज बेसिकली अ ब्रेन रिलीवर। और स्ट्रेस जो है वो तो डेली पे अकुमुलेट होना ही है। इफ यू आर Correct. स्टडिंग सुबह से लेके शाम तक आप पढ़ा भी रहे हैं, आप पढ़ भी रहे हैं सारा दिन लाइब्रेरी में, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस तो बाय नेचुरल है, वो आना ही आना है। बट उसको डेली बेस पे खत्म करो, डोंट प्लान इट कि मैं एक हफ्ते बाद स्ट्रेस रिलीज करूंगी, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। सो हॉबीज आर द लिंचपिन जो आपको मदद करेंगी डेली रिजुवेनेट होने में। दिस इज व्हाट आई डिड। All right, all right, all right, Ocean. Acha, what would be your suggestion for the upcoming aspirants या जो अभी इस तैयारी को, जो शायद 22 साल के लोग हैं, शायद जो आफ्टर कुछ हैं जो जॉब के दौरान भी इस तैयारी को प्रिपेयर एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन को, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन, चाहे वो एकेडमिक फील्ड में हो, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट को लेके हो, बैलेंस वे ऑफ प्रिपरेशन को, कि उन्हें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि ड्यूरेशन इस पूरे एग्जामिनेशन का उनका कम हो जाए और वो जल्दी से इस एग्जाम को क्लियर कर पाए? सर जल्दी से सर एग्जैक्टली वी वांट क्विक फिक्सेस, आई अंडरस्टैंड दैट। हम सब चाहते हैं कि जब हम ग्रेजुएशन से बाहर निकले तो हम अफसर बन के बाहर निकले। सो मैं ये सर बबल में ना खुद रही हूँ और ना मैं किसी और को सलाह दूंगी कि आप रहें। अच्छी बात है सर, कई लोग जल्दी अवेयर हो जाते हैं, कईयों को अब 8वीं में ही पता है कि मुझे एचएस ऑफिसर बनना है या मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है, तो बहुत अच्छी बात है। मैं उस हिसाब से नहीं रही तो मेरा एक डिफरेंट ही रहा। बट जो भी एस्पिरेंट है, मैं बस इतना ही बोलूंगी कि डीमोटिवेट नहीं होना है। और ये आपकी जर्नी है, ये आपके पेरेंट्स की जर्नी भी नहीं है, ये आपके रिलेटिव्स की जर्नी तो बिल्कुल भी नहीं है। सो एकदम से फोकस्ड होके, वही जिद और पैशन वाली बात है कि मुझे ये चीज करनी है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो इसको क्रैक होना ही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग जिनको निरंतर वो फेल हो रहे हैं, तो मेरी वही वाली बात है कि फेल होना इट्स ओके, बट फेलियर फॉर लाइफ का टैग वो मत अपने सर पे लगाएं आप। एक सर कई बात हम सोचते हैं कि कई कई लोग बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका हो नहीं रहा है, सो दे फील लाइक कि अब इसके बाद तैयारी छोड़ देनी चाहिए कि शुरू करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो आई वुड जस्ट से, जो मुझे टीचर्स भी कहा करते थे और आप लोग भी कहा करते थे कि एग्जाम सर ये लाइफ नहीं है, दिस इज जस्ट एन एग्जाम, है ना। तो लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे आप एक्सेल कर सकते हैं। आपको बैठ के अकेले में ये सोचना है क्या ये चीज मेरे लिए है, बिकॉज दिस एग्जाम इज नॉट जस्ट मेंट कि एग्जाम क्रैक किया और सर्विसेज में आ गए। सर्विसेज में आने के बाद सर इट्स अ टोटली डिफरेंट जर्नी। देन यू विल फील कि आपका असली में कैरेक्टर कहाँ है, वो चेक होता है, वो वहाँ पे टेस्टिफाई होता है। सो आप खुद को जो है वो दोनों प्रेपरेशन के लिए जो है वो तैयार रखें, एग्जाम से पहले, एग्जाम क्रैक होने के बाद और उसके बाद की जर्नी भी। सो डोंट लूज हार्ट, एंड कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। राइट, राइट, वेरी एप्टली सेड। और अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि इसमें जो है टाइमली एंट्री इस एग्जामिनेशन में, टाइमली एंट्री का अर्थ है कि यू नीड टू प्लान इट आउट। जैसे आप कहते हैं कि आपने आफ्टर मास्टर्स शायद ये डिसीजन लिया कि आपने क्या राइट। करना है। सम पीपल आर मच अवेयर दीज डेज क्योंकि बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन थिंग, और शायद कहना कि पेरेंट्स का भी अवेयरनेस लेवल बढ़ गया है। बढ़ तो गया। क्या आपको लगता है कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन में है और अगर वो एस्पायर कर रहा है, पीपल कैन हैव डिफरेंट डिफरेंट एस्पिरेशन, अगर कोई सर्विसेज को एस्पायर कर रहा है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अर्ली ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन डेज? क्योंकि हमने ये आभास किया है कि ग्रेजुएशन में शायद वो समय आपके पास पर्याप्त रहता है ना, जी और उसी टाइम को यदि हम मेट्रलाइज कर पाए, है ना, और जी। चैनलाइज कर लिया, तो कहीं ना कहीं हम जो है अर्ली स्टार्टर का एडवांटेज ले सकते हैं और कम उम्र में ही इस सर्विसेज में एंटर कर सकते हैं। जी। एक तो ये बात। दूसरा है कि टाइमली एग्जिट पे आपने बोला कि इफ यू कैन सी कि जो है 4-5 साल तक नहीं हो रहा है, तो यू नीड टू प्लान आउट कि अब आपने किसी और तरफ अपने एनर्जीज को डाइवर्ट करना है, क्योंकि आपने ये भी मानना पड़ेगा कि अब बहुत ज्यादा समय लग रहा है इस एग्जामिनेशन में, रेदर देन रूइनिंग योर प्रेजेंट करियर। तो आपने एक ऑल्टरनेट प्लान बनाना चाहिए। तो इस पे व्हाट वुड यू से इन फॉर बोथ? आई एग्री सर, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। यूर आप भी टीचर हैं तो आपके साथ एग्री करना बनता है सर। अरे, बिल्कुल सही कहा सर, जो ग्रेजुएशन में है वो अगर जल्दी शुरू कर लें तो बहुत अच्छी बात है। जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, वो तो अपनी तैयारी को मतलब आई वुड से 200% शुरू कर सकते हैं वहीं से, बिकॉज सेम सब्जेक्ट्स हैं। और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू देख सकते हैं, क्योंकि हमें ये नहीं पता चलता कि तैयारी शुरू कहाँ से करनी है। तो अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, चाहे वो प्रीलिम्स के हैं और चाहे मेंस के हैं, तो मुझे लगता है कोई भी तैयारी जो है वो राइट गाइडेंस और राइट फोकस के साथ शुरू हो सकती है।
और अब तो सर ऑनलाइन इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे मतलब एवेन्यूज खुल चुके हैं, हमको मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को जो है वो पूरा इसका फायदा उठाना चाहिए। आप अपने कंफर्ट जोन अपने घर में ही बैठ के आप क्लासेस ले सकते हैं सर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। सो यस, Right. चलो, thanks Ocean for associating with us for this very interactive session, जिसमें I guess कि जो हिमाचल के एस्पिरेंट हैं they will learn a lot, है ना, from you, और वो शायद आपके जर्नी के एक्सपीरियंस से, है ना, वो कुछ सीख पाएंगे और कहीं ना कहीं अपने प्लान को कस्टमाइज कर पाएंगे, ऑल्टर कर पाएंगे। तो थैंक्स फॉर एसोसिएटिंग विद अस एंड वी रियली वेरी थैंकफुल एंड वी रियली वांट एंड ब्लेस यू विद कि आप जब सर्विसेज में जाए तो यू सर्व द सोसाइटी, है ना, विद अ वेरी गुड हार्ट, और जो है वो उसके जो रिपल्स हैं आपकी सर्विस के वो सोसाइटी में जल्दी से रिफ्लेक्ट हो, एंड दैट विल बी अ मोटिवेशन फॉर यू एज वेल, आई गेस। थैंक्स ओशन फॉर एसोसिएटिंग विद थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग मी, थैंक यू। अस।